चलिए सभी लोगों को नमस्ते और सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज हम लोग 139 नंबर सेट का डिस्कशन देखने वाले हैं। 139 ध्यान रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। कह रहा है कि कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ये तो मेरे पे फोर्स का डेफिनेशन है, ये तो फोर्स का डेफिनेशन है। बल के बारे में बोला गया है, ये तो फोर्स का डेफिनेशन ही हमारा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग कहते हैं कि बल वह भौतिक राशि हमारा है। बल वह भौतिक राशि है जब किसी वस्तु पर लगती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देती है या उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करती है, उसको हम लोग बल कहते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा होता है। तो वही आपका डेफिनेशन ही इसमें बोला गया है कि यदि भौतिक इकाई वस्तु के स्थिर या समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो मेरे भाई उसकी स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, ये किसका डेफिनेशन है? तो फोर्स का डेफिनेशन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बल लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और बल कैसी राशि है? सदिश राशि। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है कि कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही है। स्थितिज ऊर्जा की जब कभी भी बात होती है तो आपको एक दो बात ध्यान रखना मेरे भाई। जब कभी भी आपसे स्थितिज ऊर्जा की बात होती है तो स्थिति में परिवर्तन के कारण, तो स्थितिज ऊर्जा की जब कभी भी हम बात करते हैं, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, ये जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये स्थिति में परिवर्तन के कारण पैदा होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये स्थिति में परिवर्तन के कारण पैदा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्थिति में परिवर्तन के कारण पैदा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्थिति में परिवर्तन के कारण पैदा होता है, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है वो कितना होगा? तो याद रखना mg इंटू हमारा h होता है। इतना पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं? तो नॉर्मल हम लोग जो जानते हैं कि फॉर्मूला इन जनरल हमारा यही लगता है। हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी हमारा डेवलप करता है किसी भी वस्तु में, या स्थिति के कारण हमारा आकार में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण हमारा स्थिति ऊर्जा आता है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई, हम लोग जानते हैं, अगर मान लेते हैं दूसरा केस हम आपको बताते हैं, दूसरा केस भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें एक केस हमारा ऐसा भी होता है, ये अलग केसेस की अगर हम बात करते हैं, एक केस हमारा ऐसा भी होता है, ये भी एक केस ही है। होता क्या कि अगर कोई वस्तु मान लेते कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है, तो आप जानते हैं जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो इसका विस्थापन नीचे होगा, और ग्रेविटी इसको फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? mg फोर्स लगा रही है। और मान लेते हैं कि ये यहां से गिर करके अगर यहां तक अगर पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है, और जिसकी हाइट कितनी h है, तो मेरे भाई इस पर किया गया कार्य हमारा कितना होगा? तो इस वस्तु पर कोई कार्य कर रहा है, और वह कौन कार्य कर रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो अगर आपसे ये कहता है कि इस वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, वो अगर निकालना है तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि ग्रेविटी तो पीछे नीचे लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर? भार के बराबर लगता है, तो नीचे खींचती है, नीचे खींचती है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अगर कार्य अगर आपसे पूछता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य कितना होगा? तो कहेंगे mg इंटू h होता है। इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। अगर इसी में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर बोल देगा तो इसका मतलब है मेरे भाई वस्तु अब नीचे नहीं आ रहा है, वस्तु हमारा किधर जा रहा है? तो इधर की ओर जा रहा है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण के अधीन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा नीचे ग्रेविटी खींच रही है, और यहां पर आप कहेंगे जब इस वस्तु हमारा ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य की हम बात करते हैं। और हम लोग ये बात जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? तो याद रखना मेरे भाई, विरुद्ध अगर कार्य अगर आपसे पूछता, गुरुत्वाकर्षण हमारा नीचे है और कार्य ऊपर हो रहा है, तो इसके द्वारा कार्य हमारा माइनस के साथ mgh हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा, यहां तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कह रहा है और यहां गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कह रहा है, दोनों अलग चीज है। इस बात को ध्यान रखना। अगर द्वारा कहेगा तो mgh, अगर उसके विरुद्ध कहेगा तब माइनस के साथ में mgh का फॉर्मूला हमारा लगता है। तो मेरे भाई ये भी एक स्पेशल केस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इन जनरल तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और भी चीजें हमारे सामने में आती है, जैसे मान लेते हैं मेरे भाई कि कोई हमारा स्प्रिंग है, और स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या, यहां पर हमारा स्प्रिंग है इस तरीके से, यहां पर क्या, तो ये फिक्स पोजीशन है, और यहां पर हमारा क्या कहेंगे, इस तरीके से हमारा स्प्रिंग है, और ये आपको फिक्स पोजीशन पर क्या है, तो कहेंगे यहां पर स्प्रिंग हमारा रखा हुआ है।
इस फिक्स पोजीशन पर हमारा स्प्रिंग रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, और इस वस्तु को जब हम लोग खींचते हैं या इस वस्तु को दबाते हैं तो इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो भी हमारा किस रूप में होगा? तो यहां पर स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होगा तो किस रूप में? तो एनर्जी स्टोर्ड हमारा किस रूप में होता है? तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां एनर्जी स्टोर्ड होगा हमारा किस रूप में? तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा, और वह कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई कहेगा कि बताइए स्प्रिंग में हमारा एनर्जी स्टोर्ड होता है किस रूप में? एनर्जी स्टोर्ड अगर हमारा स्प्रिंग में होगा तो इसी रूप में होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वह कितना? तो कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। या तो स्प्रिंग को आप दबाइए या तो स्प्रिंग को आप खींचिए, दोनों केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मान इसमें बढ़ता है। इस बात को आप जिंदगी भर याद रखिएगा कि स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं या स्प्रिंग को अगर दबाते हैं तो उसके अंदर का एनर्जी का स्टोरेज हमारा बढ़ता है, कभी घटता नहीं। इस बात को ध्यान रखना। और कितना होगा एनर्जी स्टोरेज? तो हम लोग यही फॉर्मूला लगा करके निकालते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं यहां पर स्थिति ऊर्जा के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण अगर एनर्जी डेवलप करेगा तो हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर तो होगा, सही है। दूसरा क्या है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है उसकी बात कर रहा है, mgh के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। जब एक स्प्रिंग को संपृत करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? कंप्रेस्ड करते हैं। क्या करते हैं? तो आप इसको दबाते हैं, आप इसको क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। घटने की बात कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा बढ़ता है। आप किसी स्प्रिंग को खींचिए, किसी स्प्रिंग को दबाइए, दोनों केस में स्थितिज ऊर्जा का मान आपका क्या होता है? कहेंगे बढ़ता है। इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। ए नासिर जी, तो मेरे भाई इसमें से गलत कौन था? तो आपको ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा सही था, तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, कभी घटता नहीं है। मैंने आपको बोल दिया जब भी एनर्जी स्टोरेज की बात की जाती है, किसमें? स्प्रिंग में की जाती है, तो याद रखना एनर्जी स्टोरेज बढ़ता है। उसका रीजन है, और कई बार मैंने थ्योरी वगैरह में भी आपको क्लासेस में भी करवाया हुआ है। तो दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारा सही, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करने के लिए जाएंगे? बताओ, पहला और दूसरा हमारा राइट नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन पहला और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कि यहां पर ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा? कि यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक तरल के दबाव के बारे में सही है? तो मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए, हम अगर दाब की बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना जो प्रेशर हमारा होता है, ये दाब हमारा दोनों तरफ से होता है। ये ठोस में भी होता है और ये हमारा द्रव और गैस में भी होता है। इस बात को ध्यान रखना। जब कभी भी आप द्रव और गैस में दाब निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? तो रो जी इंटू एच का यूज करते हैं। और जब किसी ठोस में अगर दाब कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रख लीजिएगा जो कह रहे हैं, कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना वो आपको याद रहना चाहिए प्रेशर का। ठीक है, अब ये चीज आपको पता चल गया होगा। ये हम इसलिए बता दिए क्योंकि अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन जो है एक तरल के दबाव के बारे में सही है। आपको मेरे भाई तरल का मतलब समझ में आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। तरल का मीनिंग क्या समझते हैं? ये तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा आपको बताया, लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन पर। तरल का मतलब क्या होता है ये बताइए। तरल का मतलब होता है फ्लूइड। तरल का मतलब मेरे भाई फ्लूइड होता है, और फ्लूइड का मतलब द्रव भी होता है और फ्लूइड का हमारा गैस भी होता है। इसका मतलब जब कभी भी तरल की बात करेगा, तरल पदार्थ की बात करेगा, तो समझ लेना मेरे भाई द्रव और गैस की बात कर रहा है। ये चीज तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इतना बात तो आपको समझना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे समझिए। तरल पदार्थ किसको कहते हैं? तो तरल पदार्थ कहने का मतलब है द्रव और गैस की हम बात करते हैं। अब समझना मेरे भाई, अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? तरल के बारे में बात करते हैं, द्रव के बारे में मान लेते हैं बात करते हैं। यहां पर हम क्या लेते हैं समझना मेरे भाई, ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां तक मान लेते हैं कि पानी भरा हुआ, इस लेवल तक नीचे से पानी भरा हुआ, नीचे से इस लेवल तक हमारा पानी भरा हुआ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नीचे तक इस लेवल में पानी भरा हुआ है, और ऊपर हमारा क्या कहेंगे, ऊपर हमारा इस तरीके से खाली हवा है।
तो नीचे पानी है, ऊपर में हवा है। तो जब कभी भी मेरे पास दाब मेजरमेंट करते हैं ना, हमेशा ऊपरी सतह से करते हैं। गहराई कब कहां से मेजरमेंट करते हैं? तो गहराई ऊपरी सतह से करते हैं। और जब आप गहराई नीचे की ओर जाएंगे तो पानी के अंदर गहराई बढ़ती है। मेरे पे हम लोग कहते हैं कि पानी में गहराई ज्यादा या कम है, इसका मतलब ऊपर से हम लोग देखते हैं। तो मेजरमेंट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से करते हैं? तो रेफरेंस हमारा ये है, और ऊपरी सतह से नीचे अंदर जाते हैं तो गहराई बढ़ती है। और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है कि रो जी इंटू एच लगाना है। और हम लोग को पता है कि पानी अगर हमारा है तो पूरे पानी का घनत्व तो एक ही जैसा ही होगा, तो घनत्व तो कांस्टेंट है और जी का मान तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म हमारा क्या होगा? यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। तब हम कहेंगे जो प्रेशर हमारा होगा वो गहराई के साथ समानुपाती होगा। यहां पर एच क्या है मेरे भाई? तो एच आपको यहां ध्यान रखना है, ये एच हमारा गहराई है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम यहां पर बात करते हैं जैसे हम सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं तो गहराई बढ़ती है, और अगर गहराई बढ़ेगी तो दाब भी हमारा क्या होगा? कहेंगे बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं, गहराई अगर बढ़ती है तो दाब बढ़ता है। पानी के अंदर अगर घुसते हैं आप पानी के अंदर जा रहे हैं मतलब गहराई बढ़ रही है, गहराई बढ़ रहा है मतलब दाब बढ़ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, सही को ढूंढना है। तो गहराई के साथ घटता है, क्या घटता है? तो दाब की बात कर रहा है, दबाव की बात कर रहा है, तरल में। तो मेरे भाई गहराई के साथ घटता थोड़ी है, जैसे से गहराई बढ़ेगा यानी एच का मान बढ़ेगा, एच का मान बढ़ेगा इसका मतलब हमारा प्रेशर बढ़ेगा। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा गहराई जैसे से बढ़ती है दाब बढ़ता है, ये स्टेटमेंट उल्टा कह रहा था। अगला कहता है कि यह सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कि अगर आप कहीं पर भी प्रेशर अगर देखना चाहते हैं, इसके अंदर कहीं भी अगर प्रेशर देखना चाहते हैं, पानी के अंदर कहीं भी मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर प्रेशर देखेंगे, इसका सभी डायरेक्शन में प्रेशर आप आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रेशर हमारा होता है, और चारों तरफ प्रेशर हमारा लगता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, यानी दाब जो प्रसारित हो वो हमारा इस जगह पर, इस जगह पर अगर कहेंगे तो सब जगह हमारा बराबर दाब यहां पर पैदा करता है। दूसरी बात हमारा कहता है कि यह तरल के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। हम लोग कहते हैं मेरे भाई यहां पर दाब की अगर बात करते हैं तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि प्रेशर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होता है। अब आप बताइए मेरे भाई कि ये हमारा दाब है, और दाब किन किन बात पर निर्भर कर रहा है? घनत्व पर भी कर रहा है, जी पर भी कर रहा है, एच पर भी कर रहा है। यानी इस दाब की जो वैल्यू है वो इन तीनों पैरामीटर पर निर्भर करता है। घनत्व कितना है, जी का मान कितना है, इसका मान कितना है। इसका मान अलग अलग होगा तो इसका मान अलग अलग होगा, इसका मान अगर सेम सेम होगा तो इसका मान सेम सेम। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो दाब है हमारे घनत्व पर भी निर्भर करता है, जो कि द्रव का घनत्व होता है। तो तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है, यहां कह रहा है कि नहीं करता, जो कि गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। एक ही स्टेटमेंट आपका राइट था, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाएंगे। और द्रव और गैस के लिए यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको कहते हैं? आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, मौजूद होते हैं, क्या दिक्कत है? 138वां नंबर सेट चल रहा है, इसके बाद जो सेट होगा वो 139वां नंबर सेट होगा, और 140 नंबर सेट तक ये सेशन आपका चलेगा। इसके बाद छठा सेशन आपका आएगा, और फिर छठा सेशन जो आपका शुरू होगा तो 141 नंबर सेट से शुरू होगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर वो टेस्ट भी अवेलेबल होगा। तो याद रखिएगा मेरे में, टेस्ट किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिविजन का सबसे बड़ा जरिया है, आपको मन लगा हुआ रहेगा और पढ़ने में इंटरेस्ट जगा देगा। इसलिए टेस्ट किसी भी सूरत में आपको देना है, मोबाइल में दीजिए कि लैपटॉप में दीजिए, जैसे दीजिए आकर के दीजिए, चाहे जैसे भी देना टेस्ट दीजिए, उसका डिस्कशन तो डेली आपका हो जाता है। इसलिए ये यूजफुल आपके लिए, एकदम करिए इसको। सेट 100 नहीं है, सेट 139 अगर नहीं है तो डाल दिया जाएगा, परेशान काहे हो रहे हैं? तभी से 139 किए हुए। चलो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ। तो मेरे भाई एक बात हम लोग जानते हैं, जब कभी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इसको क्या कहते हैं? वैलेंस। और इसको हम लोग कहते हैं ये हमारी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात मेरे भाई आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। अब मामला क्या है इस बात को आप समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या तो धातु है और अधातु होता है, या फिर हम लोग इतने तत्व को देखते हैं। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपको समझना मेरे भाई, अगर यहां पर हम ये बोले कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या हो? तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 हो, या फिर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 हो, या फिर बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन 3 हो, या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो। तो मेरे पास ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, उतना ही रह जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा,
और 4 ही होगा। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का तो कहेंगे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बाहरी कक्षा में अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 4 होगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, ये भी हमारा होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो 5 होंगे, और 5 होंगे 6 होंगे, 5 होंगे 6 होंगे 7 होंगे, अगर 8 होंगे तो मेरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहां भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हमारा 5 ही होगा, 6 ही होगा, 7 ही होगा, 8 ही होगा। लेकिन इसकी अगर वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा बदल जाता है। इसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा करके निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, वैलेंसी अलग है, इस बात को ध्यान रखना। ये संयोजकता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजकता है, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहां पर परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में बोला गया नहीं, आंतरिक कक्षा के तो बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे भाई। ये क्या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, एक ही लाइन में कहानी खत्म है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा तो भी हमारा वही होगा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होगा तभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा वही होगा। लेकिन वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन कर जाता है, वैलेंसी के लिए फॉर्मूला होता है, अब इस फॉर्मूला को लगा करके तब आप निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी निकालना इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए जो वैलेंसी होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह इसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा, वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से इसको घटा के लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कहता है कौन सा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, बताइए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है। आप सभी लोग बताइए जल्दी से, फास्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे जल्दी से। तो मेरे भाई हम लोग सीधा सीधा यहां पर कह सकते हैं, अगर ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम लोग ऊर्ध्वपातन की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस हमारा कहां पर होता है, और ऊर्ध्वपातन की जो क्रियाएं होती है, ये ऊर्ध्वपातन का जो प्रोसेस होता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में होती क्या है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहां पर कंडेंसेशन, यहां पर अगर हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो कोई भी ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ ये डायरेक्ट किसमें, तो गैस में परिवर्तित होती है। इसमें द्रव की स्थिति पैदा नहीं होती, इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें कोई भी द्रव की स्थिति पैदा नहीं होती, डायरेक्ट हमारा ठोस क्या बन जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा ठोस यहां पर गैस बन जाता है। ये बात आपको इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट हमारा ठोस जो वो क्या बनेगा, कहेंगे डायरेक्ट हमारा ठोस जो वो हमारा क्या बन जाएगा, तो कहेंगे यहां पर गैस बन जाता है। ये ऊर्ध्वपातन के केस में हमारा होता है। इसके एग्जांपल्स मेरे भाई याद रखना, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कपूर घर में जलाते हैं ना, तो कपूर ठोस होता है, जलाइएगा तो डायरेक्ट वाष्प बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग नेफ्थलीन की बात करते हैं, नेफ्थलीन की जो गोली होती है, नेफ्थलीन की जो गोली होती है, और हम लोग देखते होंगे कि गर्मी हम लोग क्या करते हैं, ठंडे में कपड़ा उपड़ा में रख देते हैं और 6 महीना तक कपड़ा रहता है, खराब नहीं होता, क्योंकि नेफ्थलीन की गोली कीटनाशक का काम भी करता है। कीटाणु जो कीटनाशक होते हैं उसको मारने का, कीटाणु को मारने का भी काम करता है। साथ ही साथ नेफ्थलीन की गोली में ऐसा होता है कि ठोस अवस्था में रखिएगा और ये पूरी तरीके से वाष्प बन जाता है, द्रव नहीं बनता है। इसी तरीके से मेरे भाई और भी हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा होता है। किसमें होगा, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में ये चीज होता है। साथ ही साथ मेरे भाई किसमें होगा, तो कहीं आयोडीन में भी हमारा होता है, आयोडीन में भी हमारा ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो आयोडीन होता है उसमें भी ऐसा हमारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आयोडीन में भी ऐसा होता है। ये सब क्या करता है, ठोस अवस्था में रहता है, और ये डायरेक्ट इसमें तो ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा, इसमें द्रव नहीं बनता है, ये चीज याद रखना। और इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो आप कहेंगे ठोस का सीधे गैस में रूपांतरित हो जाना, बीच में द्रव की स्थिति पैदा नहीं होना, वो क्या कहलाएगा, तो हम लोग यहां सीधा कहेंगे सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, अगर कोई द्रव अगर गैस बनता तो उसका वाष्पीकरण होता है। अगर द्रव अगर गैस बनता तो उसको क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर वाष्पीकरण कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लेते हैं कि गैस का अगर ठोस बनना, गैस ठोस बन रहा है, यहां ठोस गैस बन रहा है, तो हम लोग उसको सब्लिमेशन कह रहे हैं। अगर गैस ठोस बनेगा उल्टा तो इसको रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं, उसी का जस्ट उल्टा होता है। इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और रिवर्स सब्लिमेशन का मतलब होता है, हम लोग इसको डिपोजिशन भी कहते हैं। रिवर्स सब्लिमेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको डिपोजिशन भी कहते हैं। और हिंदी में इसी को आप निक्षेपण भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसी को हिंदी में हम लोग निक्षेपण भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है।
तो मेरे भाई ये तो आंसर नहीं होगा, हमारा पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दे रखे हैं आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं सेल की बात कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो हम लोग जानते हैं जैसे हमारा ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ की कक्षाएं होती है, ये कक्षाएं होती है, ये सब क्या है मेरे भाई, तो इस तरह से हमारा कक्षाएं होती है, इस तरह से ये कक्षाएं होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये अगर हमारा K है, ये हमारा L है, ये हमारा M है, ये हमारा N है, ये हमारा O है, इस तरीके से हमारा होता है। तो हम लोग इसको कहेंगे n का मान 1 कहेंगे, इसको n का मान 2 कहेंगे, इसको n का मान हम लोग 3 कहेंगे, इसको n का मान हम लोग 4 कहेंगे, इसको n का मान हम लोग यहां पर 5 कहेंगे। तो या तो आप KLMN कहिए या तो आप 1 2 3 4 5 कहिए, दोनों आपका चलेगा, नंबर में ये चलेगा और इसमें ये चलेगा लीटर में, ध्यान रखना। ये कक्षा को 12 बताता है, तो ये छोटी कक्षा उससे बड़ी कक्षा होती चली जाती है, इस तरीके से हमारा मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना कक्षा में रह सकता है, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जानते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर हमारा K सेल की बात करेगा, L सेल की बात करेगा, M सेल की बात करेगा, N सेल की बात करेगा, इस तरीके से, तो K सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 ही रह सकता है। L सेल में मैक्सिमम कितना कहेंगे, यहां पर 8 रह सकता है। और इसके बाद हम कहेंगे M सेल में कितना रहेगा, तो मैक्सिमम हमारा कहेंगे 18 रहेगा। और N सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो कहेंगे हमारा 32 रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई ये कहां से आता है, ये कहां से आता है, तो जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसी फॉर्मूला से आता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी सेल में कितनी हो सकती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है अधिकतम किसी सेल में कितनी हो सकती है, उसका एक फॉर्मूला होता है 2n² का। मैंने बोला मेरे भाई K के लिए क्या पुट करना, तो K अगर पहला तो n का मान 1, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए यहां पर 3, N के लिए हमारा 4, इस तरीके से पुट करेंगे। तो आप यहां पर पुट करते जाओ ना, पता चल जाएगा आपको कि सर K के लिए 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, तो ये 2 हो जाएगा। अगर N के लिए, अगर मैं M के लिए पुट करेंगे तो हमारा कितना होगा, कहेंगे L के लिए पुट करेंगे तो हमारा कितना, L का नंबर 2 है, 2 पुट करेंगे, इसमें 2 पुट कर लीजिए। तो आपको समझना पड़ेगा K L M N समझना पड़ेगा। यहां n का मान 1 है, यहां n का मान 1 है, यहां n का मान 2 है, n का मान यहां 3 है, n का मान यहां पे 4 है। ये n के मान की हम बात कर रहे हैं, यहां n का मान ये दे रखा है, आप इसमें पुट करिए ना, पता चलते चला जाएगा आपको। तो आप कह सकते हैं K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, M सेल में मैक्सिमम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन 18 हो सकता है। 18 से ज्यादा नहीं होगा, 18 से कम हो सकता है लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होगा मेरे भाई। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आप तीनों स्टेटमेंट करेक्ट कहेंगे तो आंसर क्या करेंगे, तो आंसर करेंगे उपयुक्त में से हमारा कौन सा था, एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर के साथ आप चाहिए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर राइट थे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है मेरे भाई, हीलियम किसका भाग होता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि हम छोटी आंत की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम छोटी आंत की बात कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब छोटी आंत के कितने भाग, और हम लोग जानते हैं मेरे भाई छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि भोजन पूरी तरीके से अगर पचता है तो कहां पचता है, तो आप क्या कहोगे, भोजन का अगर संपूर्ण अगर कहीं पर पाचन होता है तो भोजन का संपूर्ण पाचन मेरे भाई कहां होगा, हमारी छोटी आंत में होता है। अब यहां पर बात आती है कि जो छोटी आंत है इसके कितने भाग हैं, तो छोटी आंत के यहां पर 3 भाग हैं, इस बात को ध्यान रखना। 3 भाग में अगर देखेंगे तो आप यहां पर सीधा कह सकते हैं क्या क्या मेरे भाई, ड्यूडेनम की अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं ड्यूडेनम की, हम बात करते हैं ड्यूडेनम की हम बात करते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे यहां पर जैजुनम की हम बात करते हैं। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहां कहते हैं कि ये हमारा इलियम की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान, ये हमारा इलियम होता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि इलियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा छोटी आंत का ही पार्ट होता है। तो इलियम के बारे में आपसे पूछा गया है, और मेरे भाई इलियम में इसी में संपूर्ण पाचन होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर इलियम की बात करते हैं तो इसी में संपूर्ण पाचन जो हमारा होता है यहीं पर हमारा होता है इसमें भी, लेकिन कंप्लीट रूप से यही होता है, इलियम में होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये किसका इलियम किसका पार्ट कहेंगे, छोटी आंत का पार्ट, इस बात को ध्यान रखना। ये छोटी आंत का पार्ट हमारा होता है जहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन और जल का अवशोषण भी हमारा होता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कह रहा कि कौन सा सही नहीं है। तो हमने आपको कई बार बताया, जब भी कभी भी आपके सामने में एपिथेलियम टिश्यू की बात होती है तो एक बात आप ध्यान रखना, अगर हम एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स की आंतरिक परत या फिर उस ऑर्गन्स की बाहरी परत जो होती है वो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, शरीर के अंदर ऑर्गन्स की बाहरी परत, ऑर्गन्स की कौन सी परत कहेंगे, बाहरी परत,
ऑर्गेन्स की बाहरी परत और आंतरिक परत की अगर हम बात करें, उसकी आंतरिक परत की अगर हम बाहरी परत और साथ साथ अगर हम इसकी आंतरिक परत की अगर बात करते हैं, तो एपिथेलियम टिश्यू क्या है, तो ऑर्गेन के बाहरी परत और आंतरिक परत जो होती है वो हमारा एपिथेलियम टिश्यू का ही होता है। और दूसरी बात मेरे भाई, एपिथेलियम टिश्यू हमारा टाइटली हमारा क्या होता है, कहेंगे अरेंज्ड होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा होगा मेरे भाई, टाइटली हमारा अरेंज्ड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा कैसा होगा, कहेंगे हमारा ये टाइटली अरेंज्ड होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा टाइटली अरेंज्ड होता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं ये टाइटली हमारा अरेंज्ड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये टाइटली अरेंज्ड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा कैसा होता है, टाइटली अरेंज्ड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि पूरी तरीके से ये हमारा क्या होता है, कहेंगे कॉम्पैक्ट होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, जो एपिथेलियम टिश्यू हमारा होता है, इसका एक और फंक्शन हमारा होता है। ये क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइटली अरेंज अगर हमारा होगा तो उसके बीच में कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हमारा क्या होता है, कहेंगे कम होता है। कम होने का मतलब क्या, बहुत कम होता है, स्पेस बहुत कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा होगा, तो बहुत कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस अगर हमारा बहुत कम होता है मेरे भाई, तो इसी के कारण हमारा क्या होता है, कहेंगे ये हमारा टाइटली अरेंज्ड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए ये पूरा टाइटली कॉम्पैक्ट होता है, हमारा दबाने से भी नहीं दबेगा, ऐसा होता है। और दूसरी बात मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे ऑर्गेन्स होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं शरीर के अंदर, जो अंग है, हम ऑर्गेन्स की अगर बात करते हैं, इस ऑर्गेन्स को रक्षा प्रदान करता है, ऑर्गेन को सुरक्षा प्रदान करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हमारी ऑर्गेन्स को क्या करता है, उसके आंतरिक परत और बाहरी परत में ये आकर के उस ऑर्गेन्स को सुरक्षा प्रदान करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेन को सुरक्षा प्रदान करता है, ये चीज आपको मेरे भाई ध्यान रखना है इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के आप यहां पर कह सकते हैं, जब एपिथेलियम टिश्यू की अगर बात होती है तो आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई, ये सारा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं यहां पर क्वेश्चंस पढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। हमारा क्या दे रखा, कहता है कि यह शरीर के अंगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण देता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स होता है, लीवर है, किडनी है, सब तो ऑर्गेन्स ही है। उस ऑर्गेन्स के अंदर और उस ऑर्गेन्स के बाहर की जो परत होती है मेरे भाई, वो हमारा एपिथेलियम टिश्यू का होता है और ये एक सुरक्षात्मक आवरण हमारा देता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात कहता है कि कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। शिथिल नहीं होता, शिथिल का मतलब लूजली होता है। सुथिल का मतलब हमारा कैसा होगा, कहेंगे सुथिल का मतलब हमारा यहां पर लूजली पैक की बात करेगा, यहां पर लूजली अरेंज्ड की बात करेगा। जबकि हमने आपको क्या बोला था, यहां पर टाइट अरेंज होता है मेरे भाई, तो यहां पर शिथिल नहीं होता है। और उनके बीच में यहां पर कह रहा है कि अंतर कोशिकीय स्थान हमारा जो होता है वो अधिक होता है। हमने कहा कि अंतर कोशिकीय स्थान जिसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ये बहुत कम होता है। यहां कह रहा है कि अधिक होता है, तो मेरे अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है हमारा, ये बहुत कम होता है, इसलिए वो टाइटली अरेंज होता है। इस बात को ध्यान रखना है ये मेरे भाई इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से गलत है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आपसे क्या पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मुझे लग रहा है मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होना। फिर भी चेक कर लेते हैं अगला। करेक्ट, त्वचा की बाहरी जो सल्क उपकला होता है, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड हमारा ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। तो हम लोग को कहेंगे ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर राइट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो हमारी त्वचा होती है जिसको एपिडर्मिस हम कहते हैं मेरे, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्या, तो इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, ये हमारा एपिडर्मिस होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो शरीर की बाहरी परत सल्की उपकला जिसको हम लोग एस्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, उसी का बना हुआ होता है, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिलाकर के आप यहां पर कह दीजिए मेरे भाई कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है इसी का बना होता है। एपिडर्मिस की अगर हम बात करते हैं, एपिडर्मिस हमारा एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इतना बात आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसको कहते हैं एपिडर्मिस के जो एपिथेलियम टिश्यू हमारा होता है, ये कैसा होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है हाईली अरेंज्ड होता है। स्ट्रेटिफाइड की हम बात करते हैं, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड एस्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जाना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें मेरे भाई कोई गैप नहीं होता है टिश्यू के बीच में, ये पूरा टाइट होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें से अगर गलत पूछेगा तो गलत एक ही है, शिथिल नहीं होगा। साथ ही साथ मेरे भाई इंटरसेलुलर स्पेस अधिक बोल दिया, जो कि हमारा कम होता है। तो जो गलत है ऑप्शन नंबर बी गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो गलत था ऑप्शन नंबर बी ही गलत था, आंसर करेंगे। अगला चलते हैं, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग बता दीजिए मेरे भाई। कह रहे हैं कि नियुक्ति बैच लें कि एनसीईआरटी बैच लें।
एक्स्ट्रा क्लासेस, आपको दोनों क्लासेस करना पड़ेगा। आप नियुक्ति बैच की भी क्लासेस कीजिए, उसमें बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, और एनसीईआरटी बैच की क्लासेस अभी न्यू क्लासेस है, आप उसको भी करिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस करना है तो आपको सभी लेवल के क्वेश्चन पर पहुंचना पड़ेगा, और रिजल्ट किसी भी सूरत में आपको इस बार कंफर्म करना पड़ेगा। रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए तैयारी कीजिए, बैचेज आपको दोनों अच्छे हैं, दोनों काम करना आपको पड़ेगा, और साथ साथ यूट्यूब के जो क्लासेस इस समय होती है इसको भी आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपको बताना है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। तो हमने बोला था मेरे भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता ही होगा कि ये हमारा ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो हमारे ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करते हैं, अगर ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करते हैं इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य रूप से होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वाटर वेपर, जिसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं, जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है इसको हम लोग वाटर वेपर के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हमारा हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ओजोन भी हमारा होगा। इसके अलावा हमारा क्या होता है, यहाँ पर मीथेन होगा जिसको CH4 कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का होता है, इस बात को ध्यान रखना। कार्बन मोनोक्साइड वगैरह नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, लाफिंग गैस होता है जिसको हम लोग नॉक्स कहते हैं, इस बात को नहीं, नॉक्स नहीं, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं, ये एटसेट्रा, यही सब हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है। अब क्या होता है मेरे भाई, अगर आपको पृथ्वी आपकी गर्म होती है तो समझ लीजिए मेरे भाई कि मान लेते कि हमारा क्या है, तो यहां पर सन है, समझना गौर से, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। यहां से सन से यहां से निकली किरणें, और जो किरणें निकली वो हमारे पृथ्वी तक पहुंची, और पृथ्वी हमारा कैसा होता है, यहां पर गोलाकार होता है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। और हमारे पृथ्वी में क्या है, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना होता है मेरे भाई, तो इसकी परसेंटेज 0.03% ही हमारा है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक अच्छा गुण यह होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है मेरे भाई, जो पृथ्वी पर पहुंचती है, उस किरण को ये क्या करता था, कैप्चर कर लेता, अपने पास रख लेता है। तो ये छोटी छोटी वेवलेंथ के रूप में पहुंचती है, और इसको जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैप्चर करता है तो उसका क्या होता है, वेवलेंथ बड़ा हो जाता है, और जब वेवलेंथ बड़ा होगा तो ये फिर से वापस हमारा ये रेडिएशन ऊपर नहीं जा पाता है, जिससे कारण हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, तो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इस बात को ध्यान रखना। सूर्य की विकिरण को क्या करता है, अवशोषित करके सूर्य की विकिरण को क्या करता है, सूर्य की विकिरण को अवशोषित कर लेता है, और जब सूर्य की विकिरण को यह अवशोषित कर लेगा तो इसके विकिरण का जो वेवलेंथ होता है हमारा बढ़ जाता है, और जब वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो वापस ये फिर से हमारे ऊपर की ओर नहीं जा पाता है, क्योंकि छोटी छोटी वेवलेंथ होगी तो ट्रैप कर जाती है, लेकिन छोटी छोटी वेवलेंथ रहती है तब ऊपर चला जाता है, लेकिन वही छोटी छोटी वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ बन जाती है, फिर से वापस नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ये पृथ्वी के तापमान को क्या करता है मेरे भाई, बढ़ा देता है, और पृथ्वी के तापमान को लगभग कितना, तो पृथ्वी के तापमान को लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, बढ़ा के रखता है, और इसी इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं मेरे भाई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा कैप्चर करेगा तो ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जिससे हम लोग को टेम्परेचर मेंटेन है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा तो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और वैसी परिस्थिति में मेरे भाई हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला चीज मुख्य ग्रीन हाउस गैस के रूप में अगर हम किसी को देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल हमारा राइट है। और क्यों इसको मुख्य हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में हेल्प करता है, इस बात को ध्यान रखना, हमारे लिए पॉजिटिव काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये ज्यादा ना हो इसलिए हम लोग प्लांट वगैरह लगाते हैं, ताकि प्लांट वगैरह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में इसको यूज कर लेता है और ऑक्सीजन गैस हमें देता है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। और अगला एक स्टेटमेंट हमारा यह, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उष्मा को रोकने की प्राकृतिक प्रक्रिया, बिल्कुल मेरे भाई सही है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया ही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उष्मा को अवशोषण कर लेगी, सूर्य से जो उष्मा आएगा उसको अवशोषण करके हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा के रखती है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी रहने के लिए बहुत ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आने वाली उष्मा को अवशोषित कर लेगा, और जब अवशोषित कर लेगा तो हमारी पृथ्वी के तापमान को इतना बढ़ा देता है। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए कि अगर अवशोषण नहीं होता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होता तो अवशोषण नहीं होता उष्मा का, जब उष्मा का अवशोषण नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत नीचे गिर जाता, और पृथ्वी का तापमान इतना नीचे गिर जाता कि हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते।
लीजिए। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा सही, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा राइट है मेरे भाई। आपसे पूछा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना कह रहा कि पृथ्वी जो हमारे रहने के लिए बहुत ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो हम कहेंगे तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट है, और जब तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा तो आंसर क्या करोगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक करोगे, यानी इस क्वेश्चन के लिए आप डी के साथ जाओगे, और डी का मतलब होता है एक से अधिक हमारा राइट सही है, एक से अधिक हमारा सही है। क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए मेरे में, समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। आप लगातार अगर मेरी क्लासेस को कर रहे हैं ना, तो आप इतना मान लीजिए कि आप मेरे तरह यूज्ड टू हो जाइएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा, इतना तो श्योर है। आप खाली पढ़ते रहिए, और कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा लेवल का भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लेवल का नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमारे लेवल का, जो समझदार है उसके लिए लेवल का, जो समझदार नहीं है उसके लिए लगेगा अरे ये हल्का क्वेश्चन है, ऐसे बोलेगा। ऐसा नहीं होता, बेसिक चीज बहुत जरूरी होता है। आपको बेसिक आ गया तो समझिए सब कुछ आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होकर के अगर होती है तो मेरे भाई परिवर्तन आता है, तो किसमें परिवर्तन आता है, ये आपसे पूछा गया। बताइए किसमें परिवर्तन आता है। अगर परावर्तन अगर होता, किसी दर्पण से प्रकाश टकराती है, तो प्रकाश टकराने के बाद उसमें किसमें परावर्तन होती है, क्या उसके आयाम में परिवर्तन आता है, किसकी आवृत्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा मेरे भाई, प्रकाश की आवृत्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है, ये दर्पण से परावर्तित होने की बात कर रहा है, और जब दर्पण से परावर्तित होती है मेरे भाई, तो हम लोग जानते हैं कि इमेज बड़ा भी बनता है, इमेज छोटा भी बनता है, इमेज बड़ा भी बनता है, इमेज छोटा भी बनता है। जब किसी दर्पण से ये परावर्तित होती है, तो वैसी परिस्थिति में आयाम जो है उसका बढ़ सकता है, आयाम बढ़ सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आयाम में परिवर्तन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आयाम में परिवर्तन आ सकता है। तरंगदैर्घ्य के मान में भी परिवर्तन हमारा नहीं होगा, इस बात, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता, आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। एक ही ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि कौन सा कथन हमारा सही, आदर्श एमीटर के लिए कितना होता है। मेरे भाई एमीटर का काम क्या है, देखो इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर हम एमीटर की अगर हम बात करते हैं, इस एमीटर का काम क्या है मेरे भाई, विद्युत धारा को मापता है, और बहुत अधिक विद्युत धारा को यह मापने का यूज होता है। अगर बहुत अधिक विद्युत धारा को अगर मापना होगा, बहुत अधिक विद्युत धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अधिक विद्युत धारा को मापन करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, मापने के लिए। तो बहुत अधिक विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का। मेरे भाई अगर धारा ज्यादा लेगा अंदर में, अगर एमीटर है डिवाइस है, अगर धारा को ज्यादा खींचेगा तब ना धारा का मेजरमेंट कर पाएगा। जब कोई भी चीज धारा ज्यादा खींचता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो एक एमीटर के लिए रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, प्रतिरोध जो होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, ऐसी टेंडेंसी आपको ध्यान में रखना है। अगर ज्यादा धारा को अगर ज्यादा मापेगा तो उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। लेकिन यहां पर मेरे भाई, यहां पर एमीटर नहीं बोला है, यहां आदर्श एमीटर कह दिया, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आदर्श एमीटर कह दिया तो जो प्रतिरोध यहां कम होता भी था, थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता भी था, तो यहां तो उस प्रतिरोध की वैल्यू शून्य हो जाती है। यहां पर प्रतिरोध एकदम जीरो हो जाएगा, यहां प्रतिरोध उसका जीरो हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कह रहा है कि अनंत होने की बात कर रहा है, जो कि निहायत गलत है। अगर अनंत प्रतिरोध होगा उसमें करंट आएगा नहीं, करेगा, करंट नहीं आएगा तो करंट मापेगा कैसे, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये प्रतिरोध इसका अनंत नहीं होगा, प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, क्योंकि आदर्श है इसलिए हम कहेंगे प्रतिरोध जीरो। अगर एमीटर सिंपल बोलता उसका प्रतिरोध हमारा निम्न होता, कम होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आदर्श बोल दिया तो प्रतिरोध को हम लोग जीरो के साथ लेके जाएंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसी तरीके से वोल्ट मीटर के बारे में बोला गया। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर वोल्ट मीटर की बात करते हैं, इसी का जस्ट उल्टा हमारा वोल्ट मीटर की हम बात करते हैं। अब मान लेते कि हमारा सिंपल क्या था कि यहां पर वोल्ट मीटर है। अब ये जो वोल्ट मीटर हमारा होता है कि वोल्टेज को मापता है, ये वोल्ट मीटर का काम हमारा क्या कहेंगे, वोल्टेज को मापता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसका प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ये उच्च होना चाहिए। इसी का जस्ट उल्टा काम करता है। और अगर आदर्श वोल्ट मीटर अगर आपको बोल दिया, अगर क्वेश्चन में अगर आदर्श वोल्ट मीटर अगर बोल दिया तो आप क्या सोचेंगे। अगर आपसे आदर्श वोल्ट मीटर की अगर बात कर रहा है, अगर आपसे आदर्श वोल्टमीटर की अगर बात कर रहा है, तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे आदर्श अगर बोल दिया तो इसका मतलब है मेरे भाई, अगर ये प्रतिरोध उच्च है इसका, तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध अनंत तक चला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों अलग अलग बातें, इस बात को ध्यान रखना। यहां आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध को शून्य कर दिया, जो कि निहायत गलत, अनंत होना चाहिए था। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। सही आपसे पूछा गया किलोवाट घंटा, हम लोग जो घर में एनर्जी ऊर्जा खपत करते हैं वो हमारा है। और किलोवाट घंटा क्या है, तो मेरे भाई यहां पर ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। हम लोग जानते हैं 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी खपत करते हैं, इसका मतलब 1 किलोवाट एनर्जी हम लोग खपत करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 किलोवाट एनर्जी खपत करते हैं, इसका मतलब है कि 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल एनर्जी हम खपत करते हैं, इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसमें से कुल मिलाकर के 2 स्टेटमेंट गलत था, एक स्टेटमेंट सही है। सही को पूछा तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, आप जाइए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। आगे चलते हैं।
और लॉजिकली हर चीज को मेरे भाई लॉजिकली पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब आपका काम बनने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसी की बात कर रहे थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो नहीं कर रहा जरूर करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बहुत खासियत है, आपका पूरी तरीके से बेस बना देगा। ओवर आपको लगता होगा मेरे भाई कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा वो क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा ये बनाने में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको बेनिफिट अच्छा खासा दिखेगा। तो जो बच्चे मेरे भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेना चाह रहे हैं, जो नियुक्ति बैच की क्लासेस बहुत सारी कर चुके हैं, एनसीईआरटी बैच आप श्योर कर लेना। और जो बच्चे न्यू बच्चे भी होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस करना, आपको वहां से भी बहुत सारा एक्युमुलेशन मिलेगा, क्योंकि हम खुद उसमें आपको कलेक्ट करके सारा क्वेश्चन देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और हम अपने हिसाब से अगर कलेक्ट करके देते हैं तो हम हर चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन उसमें कराएंगे आपको, इसलिए वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो मेरे भाई यहां पर छड़ चुंबक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो यहां पर छड़ चुंबक की बात कर रहा है, और इस छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। जो छड़ चुंबक हमारा है इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की बात करें, छड़ चुंबक को हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर बार मैग्नेट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई छड़ चुंबक बार मैग्नेट है तो मेरे भाई बार मैग्नेट हमारा कैसा दिखेगा? तो ऐसा दिखता है, इस बात को ध्यान रखना। और बार मैग्नेट में अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्थ पोल यहां है तो साउथ पोल यहां है। मेरे में बार मैग्नेट अगर कोई छड़ चुंबक है तो याद रखना इसी को अस्थायी चुंबक, या फिर आप क्या कह सकते हैं जो छड़ चुंबक हमारा अस्थायी चुंबक तो हमारा होता ही है। ये कैसा चुंबक हो? तो याद रखना मेरे भाई ये हमारा अस्थायी चुंबक होता है, परमानेंट मैग्नेट के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको ध्यान रखना कि इसका नॉर्थ पोल यहां साउथ पोल होता है। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अगर निकलेगी तो नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ में मिलेगी, लेकिन चुंबक के अंदर में साउथ से नॉर्थ चलती है, और ये लूप बनाती इस तरीके से। तो नॉर्थ से साउथ, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है। ये एक लूप का फॉर्मेशन करती है, सर्कुलर लूप का निर्माण करती है। और याद रखना मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो हम लोग देखते हैं जिसको चुंबकीय बल रेखा कहता है, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर एक दूसरे को काटेगी तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल रेखा सदिश राशि है, उसका दो दो दिशा यहां पर हो जाएगा, और दो दो दिशा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर सबसे मजबूत होता है। मेरे भाई पोल पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का गुण जो हमारा पोल पर होता है, चाहे वो साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है, सबसे अधिक यहीं पर होता है। सबसे मिनिमम कहां होगा? तो मेरे भाई बीच में होता है। सबसे मिनिमम हमारा यहां पर होता है, जो कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र हमारा सबसे कमजोर कहां होता है? कहेंगे यहां पर हमारा होता है, बीच में होता है। सबसे मजबूत कहां होगा? कहेंगे ध्रुव पर होगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होता है, सब आकर के मिलता है, सब आकर के निकलता है। इसलिए यहां पर पास पास है, इसलिए हमारा क्या होगा? तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। यहां पर हमारा क्या होता है? हमारा यहां पर मजबूत होता है। लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान रखना, अगर चुंबकीय बल रेखा पास पास होगा तो चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा, चुंबकीय बल रेखा अगर दूर दूर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं हमारा वीक हो जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्रुव पर मजबूत होगा, स्टेटमेंट सही है। चुंबकीय रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है तो नहीं काटती है, सोचना ही नहीं है, इसमें काटती ही नहीं है। आगे कहता है क्षेत्र रेखा चुंबक के अंदर, किसके चुंबक के अंदर? दक्षिण से उत्तर चलती है, साउथ से नॉर्थ। मेरे पास साउथ से अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है। स्टेटमेंट भी को भी आप सही कहेंगे, और आपको एक लूप भी बनाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब क्वेश्चन आपको क्या करता है? रिवीजन कराता, और प्रॉपर रिवीजन भी आपका हो रहा है। बोर्ड पीडीएफ भी दिया कीजिए प्लीज सर। बोर्ड पीडीएफ जाता है सुदामा, चूंकि कल से एब्सेंट है इसलिए बोर्ड पीडीएफ नहीं गया होगा, लेकिन अपडेट हो जाएगा, कल तक में अपडेट हो जाएगा सारा क्लास का बोर्ड पीडीएफ, टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा मेरे भाई काम चलाइए आप लोग भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कथन और निष्कर्ष के बारे में आपको दे रखा है। तो कथन और कारण का जो क्वेश्चन उसको समझते हैं। यहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? तो मेरे भाई यहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसकी अगर हम बात करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो उदासीन अभिक्रिया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे भाई इसमें क्या होता है, जैसे हमारा हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एसिड लेते हैं, और एसिड और बेस का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? यहां पर लवण बनेगा। आप ऐसे समझिए, ज्यादा सही रहेगा। मेरे भाई आपको समझना है यहां पर कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं अम्ल की बात कर लीजिए और क्षार की बात कर लीजिए। ये अम्ल है और दूसरा हमारा क्षार, चलो ऐसे लिखते हैं। अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो किसकी प्राप्ति होती है? लवण और जल की प्राप्ति होती है। और जब भी लवण और जल हमें प्राप्त होगा तो याद रखना कुछ उष्मा भी हमारा यहां से बाहर निकलता है, कुछ उष्मा भी बाहर निकलता है। इसलिए जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है ये किसी भी सूरत में याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन होता है? तो आपको ध्यान रखना ये एंडोथर्मिक नहीं होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो याद रखना इससे उष्मा बाहर निकलती है, इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और किसकी प्राप्ति होती है? तो जब भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन होगा तो याद रखना मेरे लवण और जल का निर्माण करेगा। और याद रखना लवण और जल तभी प्राप्त होगा जब हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। और उदासीनीकरण होने के लिए अगर आप इसको प्रबल अम्ल कह रहे हैं,
अगर आप अम्ल को अगर प्रबल कह रहे हैं तो क्षार को भी प्रबल होना होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर अम्ल दुर्बल होगा तो क्षार भी दुर्बल होगा, इस बात को ध्यान रखना। कोई हमारा अलग नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोग सीधा कह सकते हैं मेरे भाई, उदासीनीकरण विक्रिया से उष्मा निकलती है, उष्मा छिपी विक्रिया, बिल्कुल सही बात है, ये याद भी रखना आपको। कारण कहता है कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच में विक्रियाएं होती है, उसके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं और उष्मा भी आपका बाहर निकलता है। मेरे भाई ऐसा होगा तभी तो उदासीनीकरण विक्रिया कहेंगे, ऐसा होगा तभी तो ऐसा कहेंगे। तो कहेंगे एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कीजिए मेरे भाई। इसमें चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पैमाना के बारे में हमारा सही स्टेटमेंट आपको यह बताना है। एक बात मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे कि जो पीएच स्केल हमारा होता है ये किसके लिए होता है, आप ही लोग बताइए मेरे भाई। ये पीएच स्केल हमारा जो बनाया गया है ये किसके लिए, पीएच स्केल किसने बनाया, तो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बनाया, ये बात आपको ध्यान रखना। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। और पीएच की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो ये अम्ल क्षार का क्या है, तो स्केल माना जाता है। और पीएच रेंज की अगर बात करते हैं ये कहां से कहां होता है, तो ये 7 बीच में हमारा होगा, जो कि हमारा उदासीन चीज को दिखाता है। ये हमारा पीएच मान जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा। और यहां पर मैक्सिमम पीएच मान कहां तक, तो कहेंगे 14, और मिनिमम पीएच मान कितना, तो कहेंगे हमारा 0 तक हमारा होता है। इसका मतलब पीएच का जो स्केल होता है वो 0 और 14 के बीच में होता है। 0 और 14 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो मेरे भाई अगर हम 0 अगर देखते हैं, इसको हम लोग प्रबल अम्ल की तरफ हम लोग देखते हैं, इसको क्या कहेंगे, तो ये हमारा प्रबल अम्ल होता है। और अगर हम लोग 14 देखेंगे तो इसको हम लोग प्रबल क्षार के कैटेगरी में जानते हैं, ये हमारा प्रबल क्षार होगा। और अगर किसी का पीएच मान अगर 7 होता तो इसी को उदासीन कहते हैं। अगर मेरे भाई कोई भी चीज हमारा उदासीन है तो समझ लेना, कोई भी सॉल्यूशन अगर हमारा उदासीन, उसका पीएच मान 7 होगा, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ पानी की हम बात करते हैं, जल की बात करते हैं, उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल के याद रखना मेरे भाई, प्रबल अम्ल के लिए हम कह सकते हैं जो हमारा H2SO4 हमारा होता है, H2SO4 हो गया। नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, HNO3 कहते हैं, या HCl की बात करते हैं। प्रबल क्षार की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं KOH, और यहां पर NaOH कहेंगे जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग सीधा कह सकते हैं मेरे भाई, विलियम की अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए हम लोग पीएच स्केल बनाते हैं, और उसी पीएच स्केल पर इसका मेजरमेंट होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं, इसमें बहुत तरह की बातें आपके सामने में आती है। और मेजरमेंट अगर जब कभी भी करेंगे तो हम लोग न्यूट्रल पोजीशन से करते हैं। अगर इससे इधर की ओर जाएंगे तो याद रखना मेरे भाई OH माइनस का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम कहेंगे क्षारीयता बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखना। और जब मेरे भाई क्षारीयता बढ़ती है तो याद रखना इसका पीएच मान हमारा क्या होगा, यहां पर पीएच मान बढ़ेगा। OH माइनस मान बढ़ता है यहां पर, तो कहेंगे OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्षारीयता बढ़ती है, और जब क्षारीयता बढ़ेगी तो पीएच मान बढ़ रहा है, आप देख लीजिए यहां पर। और मेरे भाई जब भी मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग कहां से करते हैं, तो इसी पोजीशन से करते हैं। तो इस पोजीशन से जब हम लोग इधर की तरफ आएंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो कहेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है। जब ये हमारा बढ़ेगा तो हम कहेंगे अम्लीयता बढ़ती है। ये बढ़ेगा इसका मतलब क्या बढ़ती है, कहेंगे अम्लीयता बढ़ती है। और जब अम्लीयता बढ़ती है तो याद रखना मेरे भाई पीएच मान उल्टा हो जाता है, ये मान हमारा घटता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से भी आपको इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो पीएच अगर किसी का 7 है तो वो उदासीन विलयन को बताता है, बिल्कुल सही बात है, 7 है तो उदासीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है कि पीएच मान जितना कम होगा मेरे भाई, पीएच मान जितना कम होगा अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी, H प्लस का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहां पर वही कहना चाह रहा है कि पीएच मान जितना कम होगा विलयन उतना ही क्षारीय होगा, जो कि गलत है मेरे भाई। विलयन उतना ही अधिक क्या होता है, अधिक हमारा उतना ही अधिक हमारा कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर पीएच मान कम, अगर पीएच मान जितना कम होगा तो अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ हमारा रॉन्ग था, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट था, पहला और दूसरा करेक्ट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला और दूसरा कहां करेक्ट है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है। पहला दूसरा दोनों आपके सही, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। आपसे कह रहा है मेरे भाई कि संयोजक यौगिक का कोवलेंट कंपाउंड के बारे में कौन सा कंसेप्ट हमारा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो एक बात आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार पढ़ा चुके हैं ये सब चीज, तो आपको इतना याद हो गया होगा। कोवलेंट कंपाउंड जब भी हम लोग कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, कोवलेंट कंपाउंड कहने का मतलब हमारा क्या होगा, इसको सहसंयोजक यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ऐसा कह रहा है तो आपको ध्यान समझना मेरे भाई, इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहला चीज तो हमारा ये है कि धातु और ये अधातु के बीच में बॉन्ड बनता है। एक अगर अधातु होगा, अधातु और अधातु के बीच में ही बंधन बनता है। अधातु और अधातु के बीच में बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो हम लोग सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता है।
इसमें इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से मेरे पे बॉन्ड का निर्माण, कंपाउंड का निर्माण होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं या फिर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर करते हैं, इसका हमारा क्या होता है, लो होता है, कम होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये जल में अविलय होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये जल में कैसा होगा कहेंगे, जल में ये हमारा अविलय होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। कोवलेंट कंपाउंड की बात हम लोग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान, जल में कैसा होगा कहेंगे, जल में हमारा अविलय होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको समझना है मेरे भाई। हम लोग आते हैं यहां पर समझते हैं, और ये अगर हम बात करें तो हमारे सामने में सबसे पहले दे रखा है, कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहला कहता है कि इसका गलनांक और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा कहता है कि आमतौर पर पानी में अघुलनशील होता है, मेरे भाई जल में कैसा होता है, जल में अविलय होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल तरीके से हमारा राइट है, आपको तो गलत खोज रहा है। कहता है कि ये गलित अवस्था में, मेरे किस अवस्था में, गलित अवस्था में, कहता है कि विलयन में विद्युत का संचालन करता है, ये बिल्कुल गलत है। गलित अवस्था में विद्युत का संचालन कौन करता है, आयनिक बॉन्ड करता है। मेरे भाई ये विद्युत धारा का कुचालक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये विद्युत का कुचालक होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अधातु है, यहां भी अधातु, अगर आयन में टूटेगा भी तो ये माइनस, तो ये भी माइनस होगा, लेकिन हमको विद्युत धारा का प्रवाह के लिए एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए था। तो आप यहां कह सकते हैं कि जब कभी भी आपके सामने में कोवलेंट कंपाउंड की बात करेगा तो ये विद्युत धारा का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। ये विद्युत धारा का कैसा होता है, विद्युत धारा का ये कुचालक होता है, एक लाइन में आप जान लीजिए, विद्युत धारा का हमारा कुचालक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ, गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक कौन होता है, आयनिक बंधन हमारा करता है, आयनिक यौगिक करता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं मेरे भाई, ये इसके बारे में तो विद्युत का संचालन होता ही नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये पूरी तरीके से हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक अगर कोई होता है तो हमारा कौन होता है, तो हम लोग सीधा जानते हैं वो हमारा आयनिक यौगिक हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है मेरे भाई कौन सा जोड़ा सही है, बताइए तो कौन सा जोड़ा सही है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहां पर उत्पाद की बात करेंगे। सबसे पहले तो उत्पाद होगा, उत्पाद, उसके बाद हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद कहेंगे यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद हम लोग कहेंगे यहां पर टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद अगर हम लोग कहेंगे तो यहां पर अपघटक की बात करेंगे, जिसको हम लोग यहां पर डीकंपोजर कहते हैं। अब मेरे भाई मामला यह है, इस बात को समझना है कि जो उत्पाद होते हैं, हरे पेड़ पौधों के उत्पाद कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, वो सभी के सभी हमारे कहते हैं उत्पाद की कैटेगरी में आता है। और हरे पेड़ पौधे को खाने वाला कौन होता है, इसमें कीट वगैरह हमारा शामिल होता है, इसमें कीट वगैरह होता है। उसको खाने वाला हमारा क्या होता है, यहाँ पर कीट को खाने वाला मेढक उडक हमारा होगा, और उसको खाने वाला मांसाहारी जीव होगा। उसको खाने वाला, सबको खत्म करने वाला, पूरे सबको खत्म करने वाला, सारा 50 सबको खत्म करने वाला अपघटक होता है, इसको डीकंपोजर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे में, तो यहां पर डीकंपोजर कहते हैं। और डीकंपोजर का जो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये हमारा मुख्य रूप से अगर बैक्टीरिया को ही हम लोग पहचानते हैं, मुख्य रूप से हमारा कौन का बैक्टीरिया होगा, इस बात को ध्यान रखना। मेनली हमारा यही होता है, बैक्टीरिया ही डीकंपोजर मेनली होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, कई बार पूछता है। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई बताइए कौन सा जोड़ा हमारा सही है, कौन सा सही है। कह रहा है कि द्वितीय उपभोक्ता में घास आएगा, नहीं, हरे पेड़ पौधे घास के श्रेणी में आते हैं, तो मेरे भाई ये कभी द्वितीय उपभोक्ता हो ही नहीं सकता है। ये उत्पाद है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीय उपभोक्ता ये हमारा होता है, जो कि हमारा यहां पर मेढक ओडक हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा इसके साथ मिलान सही नहीं है। अगला कहता है अपघटक बैक्टीरिया होगा, मेरे भाई अपघटक क्या है, बैक्टीरिया, अपघटक बैक्टीरिया, अपघटक बैक्टीरिया, यानी कि ये मिलान आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां कह रहा है जो उत्पादक हमारा है, उत्पादक हरे पेड़ पौधे को कहते हैं, तो मेरे भाई उत्पादक हिरन कभी नहीं हो सकता है। हिरन क्या, तो घास खाने वाला जानवर है, वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हमारा ये आएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहां से एक ही हमारा मिलान सही था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। इसी को क्या कहते हैं, तो फूड चेन कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए क्या कहता है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के बारे में सबसे का कौन सा कथन हमारा सही है। तो मेरे भाई आप ही बताइए, सबसे पहले पाचन की क्रिया अगर हमारे शरीर में शुरुआत होती तो मुंह से शुरुआत होता है। हमारे मुंह में क्या होता है, कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मेरे भाई पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो अगर हम बात करते हैं तो पाचन का शुरुआत हमारी मुख गुहा से होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम ये कहें मेरे भाई, जो हमारा ये मुख गुहा है, यहीं से पाचन का शुरुआत होता है, यहीं से पाचन की क्रिया की शुरुआत यहीं से होता है। पाचन की क्रिया की शुरुआत यहीं से होती है, इस बात को ध्यान रखना। चाहे पाचन की क्रिया की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। पाचन की क्रिया की शुरुआत कहां से होगी, तो यहीं से होती है। लेकिन मेरे में मुख गुहा में जो पाचन होता है वो किसका पाचन होता है, तो मुख गुहा में अगर किसी का पाचन होता है तो याद रखना है कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये किसका पाचन होगा, तो कहेंगे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन
पाचन होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कौन काम करता है, कहेंगे यहां पर टाइलिन एंजाइम हम लोग कहते हैं। ये कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, यहां पर टाइलिन एंजाइम होता है। और ये टाइलिन एंजाइम कहिए या फिर इसी को आप एमाइलेज एंजाइम कह दीजिए, दोनों आपका चलेगा। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम कह सकते हैं। और टाइलिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन कहां से होता है, तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा लार ग्रंथि से सिक्रेट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये हमारे लार ग्रंथि से सिक्रेट करता, लार ग्रंथि से सिक्रेट करता, हमारे लार में पाया जाता है ये एंजाइम्स। और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो आमाशय से होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब हमारा यहां पर बात आता है कि हम लोग आमाशय की बात करते हैं, और जो आमाशय हमारा होता है, जो आमाशय हमारा होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग स्टमक के नाम से जानते हैं, ये हमारा स्टमक होता है, इस बात को ध्यान रखना। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे पे, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत यहीं से होती है, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत होती है, पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होगी, तो प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। और प्रोटीन को पचाने वाला कौन होगा, कहेंगे पेप्सिन एंजाइम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम लोग कौन सा एंजाइम कहेंगे, तो यहां पर पेप्सिन एंजाइम कहेंगे, और यही प्रोटीन का पाचन करेगा। तो मेरे भाई इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहां से होता है, तो हमारे स्टमक से होता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा कही है। आगे कहता है मेरे भाई, अधिकांश पाचन और अवशोषण, हम लोग जानते हैं कि भोजन का संपूर्ण पाचन और जल का पूरी तरीके से अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में होता है। ये भी स्टेटमेंट मेरे भाई पूरी तरीके से करेक्ट है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का अगर आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे देख रहे हैं, हम आप लोगों से ये कहना चाह रहे थे, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बायोलॉजी की क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, और बायोलॉजी का एक स्पेशल क्लासेस हम लाना चाह रहे हैं। आप लोगों में से मेरे भाई अगर जिनको भी बायोलॉजी की क्लासेस मेरे से पढ़ना है, एक बार स्पेशल तरीके से वन टैप करिएगा, देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको बायोलॉजी की क्लासेस का रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बायोलॉजी इस बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार वन टैप करके आप दिखा दीजिए कितने बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी की क्लासेस चाहिए मेरे से, और बहुत कम फी में और बहुत बेहतरीन क्लासेस हम आपको बायोलॉजी का दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए एग्री हैं, क्या बात है। लग रहा है बहुत जल्द बायोलॉजी क्लासेस आपकी आ जाएगी। यानी मेरे भाई ये तो श्योर है कि अगर बहुत सारे बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो श्योर वो क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। और आप जितना उम्मीद किए होंगे उससे कई गुना बेहतर क्लासेस हम आपको देने वाले हैं। कंटेंट से भरपूर और मजेदार क्लासेस आपका होने वाला है। और मुझे पता है कि एक एक बच्चे को रिक्वायरमेंट है, तो बहुत जल्द आपको बायोलॉजी क्लासेस दिखेगी मेरी, अलग से हम आपको आपके लिए लॉन्च करेंगे। जिनको भी जरूरत होगा बहुत ही प्यार से कर सकते हैं उस क्लासेस को, ठीक है। मतलब आप लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्लासेस हम श्योर लाएंगे। क्योंकि मामला क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। कोशिश करेंगे कुछ एमसीक्यू भी कराने का, लेकिन क्या है कि थ्योरी उसमें लंबा हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे। थ्योरी तो करा रहे हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चंस तो हमारा अलग बैचेज में चलता है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी की जो क्लासेस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फुल वीडियो एनिमेशन के साथ प्रॉपर आपको देना चाहते हैं। तो मेरे भाई अगर प्रॉपर वीडियो एनिमेशन के साथ वो क्लासेस अगर हम आपको देंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो क्लासेस कितनी बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की बैच लास्ट मोमेंट में आता है, अभी नहीं आएगा वो बैच, ठीक है। चलिए, अभी जो क्लासेस हम आपको देंगे वो कंप्लीट बायोलॉजी की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और बहुत मस्त अंदाज में वो क्लासेस आपका चलने वाला है। आप तैयार रहिएगा, अगले वीक में कभी भी आपका क्लासेस वो लॉन्च हो सकता है। अगले वीक में हम कभी भी उस क्लासेस को लॉन्च कर सकते हैं, बस आप तैयार रहना। और जब पढ़ोगे तब लगेगा कि सर इतना सारा कंटेंट, इतना सारा चीज हमारे लिए अलग सा चीज निकल करके आया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, कह रहा मेरे में पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का रिसाव, कह रहा कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि की बात कर रहा है। यहां पर सीधा बोला कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि, हमारे शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को कंट्रोल करता है। हार्मोन के रिसाव को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, तो बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन मेरे भाई उस पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कौन करता है, वो आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ध्यान रखना इस बात को, हम लोगों को ध्यान रखना। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का, हमारे फोर ब्रेन का ये पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और आपको मेरे भाई ध्यान रखना पड़ेगा, यही हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, एंटीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इस एंडेडियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस एंडेडियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करता है, कहेंगे इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इस बात को ध्यान रखना, इसको ये कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किस लिए करता है, इसको कंट्रोल इसलिए करता है मेरे भाई, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, उस हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको ये ऑपरेट करता है। तो मेरे भाई हाइपोथैलेमस किसको ऑपरेट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है। और मेरे भाई ध्यान रखना है, हार्मोन के सिक्रेशन के लिए करता है। इस बात को ध्यान रखना, ये हार्मोन के सिक्रेशन के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, सिक्रेट करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं मेरे भाई, तो थाइमस ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और दोनों हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये थाइमस ग्लैंड जो हमारा होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है किस हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, तो थाइमस ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और अगर ये सिक्रेशन करता दो प्रकार का हार्मोन कौन सा का, एक तो आप जानते होंगे थाइमोसिन के बारे में, एक आप जानते होंगे मेरे भाई थाइमोसिन हार्मोन के बारे में, ये थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और दूसरा हार्मोन भी आप जानते हो कि मेरे भाई, जिसको हम लोग थायमीन हार्मोन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर थायमीन हार्मोन कहते हैं। इन दोनों का सिक्रेशन ये करता है। इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर मामला ये है, जो थाइमस ग्लैंड हमारा होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना कि बच्चे में हमारा होता है, लेकिन बुढ़ापे में जाकर के खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो ये बचपन में तो होता है, तो आपको ध्यान रखना कि बुढ़ापे में ये विलुप्त हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बुढ़ापे में धीरे धीरे छोटा हो जाता है और इसका भार कम हो जाने लगता था, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो बुढ़ापे में ये कैसा होगा, कहीं हमारा यहां पर विलुप्त हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बुढ़ापे में ये हमारा विलुप्त हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर थाइमस ग्लैंड की बात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो थाइमस ग्लैंड कितने प्रकार का होगा, कहीं हमारे दो प्रकार के होते हैं, और ध्यान रखना। अब मेरे पास जो थाइमोसिन हार्मोन हमारा सिक्रेशन करता है, ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, तो टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण को बढ़ावा देता है। ये किसको, तो कहेंगे ये हमारा थाइरोसिन हार्मोन जो हमारा सिक्रेट करता है, ये क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना टी लिम्फोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण की अगर बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण या फिर उसके विकास में सहायक होता है। टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण में ये क्या होगा कि यहां पर हमारा सहायक होता है। ये टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण में सहायक होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण में अगर सहायक होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे में लिम्फोसाइट्स क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। और डब्ल्यूबीसी का प्रकार, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता, तैयार करता है। तो हम ये कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है मेरे भाई। ये हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी क्या करता है, कहेंगे बढ़ाता है। इस बात को ध्यान रखना, रोग प्रतिरोधी क्षमता जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसको हम लोग थाइमोसिन हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा यहां पर आता है कि मेरे भाई यहां पर जो थायमीन हार्मोन हमारा ये क्या करता है, तो कहेंगे थायमीन हार्मोन हमारा क्या करता है, ये हमारे जो थायमीन हार्मोन का काम होता है, हमारे थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसका बस वही हमारा फंक्शन होता है, ध्यान रखें। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड से मेरे भाई जानते हैं थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यहां से किस हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तो यहां से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। यहां से थायरोक्सिन हार्मोन का, यहां से मेरे भाई थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। इस बात को ध्यान रखना। और किसी में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उसी को क्या होता है, ग्वाइटरी रोग होता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार हमने बोला होगा आपको कि जब बंदूक गोली की बात करते हैं, जब रस्सी चढ़ने की बात करते हैं, जब पहाड़ पे चढ़ने की बात करते हैं, जब हम लोग छत पे चढ़ने की बात करते हैं, जब पानी को टंकी में चढ़ाने की बात करते हैं, इन सभी केसेस में याद रखना है संवेग संरक्षित रहता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी टक्कर हो संवेग संरक्षित रहता है। तो यहां पर देख रहा कह रहा है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का खाता है, तो बताइए मेरे भाई उसमें संवेग संरक्षण होगा। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और जैसे ही आप बंदूक से गोली निकलता है तो पीछे और झटका लगता है, इसको प्रतिक्षेप कहते हैं, जो कि रिकॉल होता है हमारा। तो मेरे पास इस बात को ध्यान रखना, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और ऐसे केस में ये हमारा कंजर्व रहता है, इसीलिए हम कहते हैं झटका लगता है। तो मेरे भाई असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड के बारे में बताइए कौन सा होगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड कहने का मतलब मेरे भाई हम लोग क्या समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड कहने का मतलब है ये हमारा क्या है, तो ध्वनि तरंग है।
ये कैसी तरंग है? तो अल्ट्रासाउंड मेरे भाई ये कैसी तरंग है? तो आपको ध्यान रखना ये एक ध्वनि तरंग है, और अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है हाई होती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अधिक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। इसीलिए मेरे भाई इस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? तो सोनार में करते हैं। कहां पे करते हैं? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में, सोनार में करते हैं। और सोनार क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा होता है, इसी अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या? तो मेरे भाई हमारा एक प्रकार का वेग है, एक प्रकार का तरंग है, जो कि एक ध्वनि तरंग है, इस बात को ध्यान रखना। और इससे समुद्र की गहराई का भी पता लगाते हैं, या समुद्र के अंदर हम लोग क्या करते हैं? समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या समुद्र के अंदर कोई अगर ऑब्स्टिकल्स होता है उसका भी पता लगाते हैं। तो समुद्र की अगर गहराई का पता लगाता है, समुद्र की गहराई का अगर पता लगाना, तो आप इसी को यूज करते हैं, सोनार का इस्तेमाल करते हो। सोनार जो वेव छोड़ता है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इस बात को मेरे भाई आप सभी लोग जानते होंगे। और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होगा तो इसमें एनर्जी भी बहुत अधिक होगा। अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो इसका एनर्जी भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि मेरे भाई फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए तो करते ही करते सोनार का इस्तेमाल। साथ ही साथ मेरे भाई गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए भी करते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी को किडनी स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, और किडनी में स्टोन हो जाता, तो आप क्या कहते हैं कि लेजर ऑपरेशन हमारा होता है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो मेरे भाई किडनी के स्टोन में आपको ध्यान रखना, उस स्टोन को, पथरी को तोड़ने के लिए एनर्जी, हाई एनर्जी का आवश्यकता होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड वेव का भी इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद इसके आंतरिक अंगों की छवि को प्राप्त करने के लिए, उसका इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोनोग्राफी जिसको आप कहते हैं मेरे भाई, इसी को तो हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। और इसी सोनोग्राफी में हमारा किसका? तो अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही, इस बात को ध्यान रखना। आप डी करेक्ट करोगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। अगला कहता बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? हमारा जो पीरियोडिक टेबल मेरे भाई सजा हुआ है, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट केवल और केवल मोसले साहब का था। बाद बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसको सजाया गया कैसे? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। बाद में चलकर के वो चीज गलत साबित हो गया था। तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो सजा हुआ है एलिमेंट से, परमाणु बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ है, न कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर उसी के बारे में बोल रहा है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। तो मेरे भाई तत्व जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा कि क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। क्षैतिज पंक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्षैतिज पंक्ति कहने के हम लोग रोज कहते हैं, इसको रो कहते हैं। और क्षैतिज पंक्ति जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये आवर्त कहलाता है, इसको हम लोग इसको आवर्त कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो कि मेरे भाई ग्रुप बोल दिया तो गलत हो जाएगा। और आवर्त की संख्या कितनी? तो 7 होती है। ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होता है इसको वर्टिकल कॉलम हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल कॉलम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये वर्टिकल कॉलम हमारा होता है, और वर्टिकल जो कॉलम होता है इसकी संख्या 18 होती है, इसी को हम लोग ग्रुप कहते हैं, इसी को हम लोग समूह कहते हैं। और समूह यानी ग्रुप की संख्या 18 होती है। तो ये हमारा पीरियड कभी नहीं होगा, ये आवर्त कभी नहीं होगा। ये तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए मेरे भाई। और क्या पूछा था आपसे कि कौन सा सही है? एक भी सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत है, एक भी सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाइए, कोई सही नहीं है, उपयुक्त में से ई के साथ जाइए। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी को पता होगा कि मेरे भाई थ्योरी की क्लासेस भी बहुत जरूरी होता है। आप थ्योरी की क्लासेस करिए, आपको कहीं ना कहीं अलग चीज मिलेगा। तो मैथ साइंस के लिए क्लासेस चलता है, स्पेशली साइंस की भी क्लासेस चलती है। तो ये क्लासेस आपका न्यू बैच अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आया ही है। जिनको लगता है कि हमको मैथ साइंस के लिए थ्योरी की क्लासेस करनी है या कंप्लीट साइंस ही सिर्फ पढ़ना है, तो उनके लिए क्लासेस मेरे भाई आपका लगभग 5-7 क्लासेस उसका हो चुका है। तो आप उसमें ज्वाइन करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड हमारा है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या चीज है, इस बात को ध्यान रखना। जब कभी भी आपके सामने में ब्लीचिंग पाउडर की बात होती है तो आप एक बात जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं CaOCl2 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हमारा ये है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है? तो आपको ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है? तो जो चूना पानी का घोल होता है, चूना और पानी का जो घोल होता है, उस चूना पानी के घोल से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बन जाता है? तो हमारा यहां पर CaOCl2 का निर्माण होगा, और जो पानी की मात्रा होगी वो वाष्पिक
वाष्पीकृत कर जाती है, इस तरीके से इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई जब चूना पानी के घोल से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तब जाकर के विरंजक चूर्ण बनता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और ये इससे पानी हमारा वाष्पीकृत कर जाता है। तो चूना पानी के घोल से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो इसका क्लोरीनीकरण कर देते हैं, जिससे हमारा ये बनता है। और एक बात ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है ये कीटाणु को मारने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कीटाणु को क्या करते हैं, कीटाणु को मारता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये भी याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एजेंट होता है मुख्य रूप से जो हमारा काम करता है, इसका ब्लीचिंग एजेंट हमारा क्लोरीन होता है। और इसी क्लोरीन के कारण अगर मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं मेरे भाई, तो आप पानी वगैरह में नहाते, जैसे कि आप देखते होंगे कि लोग घर में भी क्या करते हैं, तो उस तरीके से स्विमिंग पूल वगैरह बना लेते हैं। और स्विमिंग पूल में डेली अगर आप नहाइएगा तो आपका शरीर काला हो जाएगा, क्योंकि लोग उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते रहता है। और ब्लीचिंग पाउडर तो बैक्टीरिया जर्म्स को मारने के लिए डालते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरीन होता है। और क्लोरीन क्या करता है, यही क्लोरीन शरीर को काला कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहला चीज, विरंजक चूर्ण जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये जल को कीटाणु रहित करने के लिए उसमें जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होगा उसको मारता, कीटाणु को मारता है। और साथ ही साथ यह क्लोरीन उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है मेरे भाई, तो क्लोरीन उत्पन्न करता है। ये क्लोरीन उत्पन्न करता है, इससे कीटाणु, जिससे कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये भी सही है, ये भी सही है। और जो क्लोरीन उत्पन्न करता है वही तो कीटाणु को मारने का काम करता है मुख्य रूप से। तो एसर्सन और रीजन दोनों सही है, और जो हमारा रीजन है वो एसर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे रहा है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोरोजन के बारे में सही है। मेरे भाई कोरोजन का मतलब जंग लगना। कोरोजन का मतलब क्या, तो कहेंगे इसका मतलब होता है जंग लगने की हम बात कर रहे हैं। कोरोजन का मतलब है जंग लगने की हम बात कर रहे हैं। अगर आप पेंटिंग कर दीजिएगा तो जंग नहीं लगेगा, बिल्कुल सही आप बता सकते हैं। अगर मेरे भाई लोहा पर जस्त, लोहा पर जिंक का परत चढ़ा जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये भी जंग लगने से बचाता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप एलवाई भी बनाते हैं तो मेरे भाई एलवाई बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, तो इस एलवाई में आप क्या यूज करते हैं, क्रोमियम यूज करते हैं। इसमें आप निकल यूज करते हैं। तो ये क्रोमियम अगर मिक्स करते हैं, इसमें क्रोमियम निकल अगर मिक्स करते हैं, तो ये क्रोमियम हमारा जंगरोधी का काम करता है। ये जंगरोधी का काम करता है, जंग लगने से बचाता है। इसका मतलब तीनों का यूज हो जाएगा। तो आंसर करेंगे 1 2 3, तीनों हमारे सही होंगे। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए। आगे चलते हैं। अगला, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना। अभिभावक का मतलब माता पिता दोनों होता है। इसमें मेरे भाई फादर मदर दोनों होगा, इस बात को ध्यान रखना। और जितना मदर का तो उतना ही फादर का रोल होता है, इस बात को ध्यान रखना। फादर और मदर दोनों की हम बात करते हैं। तो अभिभावक का जो योगदान होता है वो 50-50% होता है। इसका अगर 50% होगा तो इसका भी रोल 50% का होता है, इस बात को ध्यान रखना। यौन प्रजनन में मेरे भाई यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अभिभावक का आधा आधा हिस्सा यानी कि मदर और फादर का योगदान होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर वंशाणु जीन का आधा भाग हमारा होता है। तो बताइए मेरे भाई जीन का आधा आधा भाग यूज होता है, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेंडल के अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए मेरे भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग फटाफट करके बता दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप लोग बता दीजिए क्या आंसर करने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है, या दो जोड़ी हमारा क्या तो कहेंगे, हमारा दो जोड़ी विपर्सी लक्षण वंशानुगति का अध्ययन करता है। ये तो वंशानुगति का अध्ययन तो हमारा है ही, ये तो सही है। F2 पीढ़ी में मेरे भाई, ये F2 पीढ़ी में बोला, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक अनुपात हमारा इतना होता है, ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना। और ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का भी की ओर ले जाता है, तो ये भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, एक से अधिक आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है एक विद्युत बल्ब के तंतु के बारे में बताना। मेरे पे विद्युत बल्ब का जो तंतु हमारा होता है उसका कहेंगे विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, उसकी बल्ब के अंदर का तापमान 3000 तक पहुंच जाता है, तभी तो बल्ब चमकता है उतने तापमान पर। तो मेरे पास तंतु जो फिलामेंट टंगस्टन का होगा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी उच्च होता है, यानी उच्च गलनांक वाली धातु होते हैं, आमतौर पर वह टंगस्टन का बना होता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा तो ज्यादा उष्मा डेवलप करेगा, ज्यादा हीट पैदा करेगा, ज्यादा वो लाल हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर को डेवलप करेगा। तो उसका प्रतिरोध कम नहीं, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, गलत दे रखा है। और बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस को भर देते हैं जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन मेरे भाई बल्ब में ये क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है। ये बल्ब के अंदर क्या करेगा, तो हीट ट्रांसफर करता है। तो फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म ना हो, उसके अंदर गैस भर देता है, उस गैस के माध्यम से हीट उष्मा बाहर चला जाता है और फिलामेंट हमारा ज्यादा गर्म होने से बच जाता है, तो बार बार पिघलेगा। तो मेरे भाई इस तरीके से हम कहेंगे स्टेटमेंट भी हमारा यहां पर राइट है। आपसे क्या पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ए और सी सही है,
उपयुक्त में से एक से अधिक लगा दीजिए, दो स्टेटमेंट आपका सही है और सिर्फ ये गलत था, ये सही था, ये सही था। डी आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। अगला दे रखा डिकम्पोजर के बारे में बोला गया मेरे भाई, अपघटक एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये डिकम्पोजर क्या करता है, वे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको पोषक तत्व के रूप में वापस में मिट्टी में मिला देते हैं। मेरे भाई ये भी सही है, ये भी सही है और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइए, इसमें सोचना क्या। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, कौन सा कथन 5 जगत के वर्गीकरण के लिए हमारा सही नहीं है, ये बोला गया है। तो 5 जगत में वर्गीकरण तो किया था मेरे भाई, ये कौन किया था? तो हम सभी लोग जानते हैं, जीव जंतु का वर्गीकरण से रिलेटेड अगर हम बात करें, जीव जंतु का वर्गीकरण अगर किया था मेरे भाई, तो आप कहेंगे आर.एच. विटेकर की हम बात करते हैं। हम किस साइंटिस्ट की बात करते हैं? आर.एच. विटेकर की हम बात करते हैं। आर.एच. विटेकर ने 5 भागों में जीव जंतु को क्लासीफाई किया था। कितने भागों में? तो आपको ध्यान रखना, ये 5 भागों में क्लासीफाई किया था। तो एक सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, मोनेरा की हम बात करते हैं, लेकिन मोनेरा हमारा जो होता है ये प्रोक्रियोट्स है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है? तो प्रोक्रियोट्स है, और जो प्रोक्रियोट्स होते हैं मेरे भाई, इसमें केवल राइबोसोम हमारा होता है। और प्रोक्रियोट्स की अगर हम बात करते हैं, याद रखना मेरे भाई, ये प्रोक्रियोट्स के अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि हमारा केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। मोनेरा के बाद हमारा क्या होता है? प्रोटिस्टा की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एनिमेलिया की हम बात करते हैं। ये बात को ध्यान रखना मेरे भाई, आप सभी लोग जानते भी होंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर फंगी की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हम लोग प्लांटी की बात करते हैं। ये सब जो मेरे भाई ये यूकैरियोट्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे हैं? तो इसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं, इसको यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो हमारा राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। इसमें हम लोग सीधा कहते हैं 70S राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होता है, और इसमें हमारा कितना? तो 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें 80S राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होता है। तो यहां 70S, यहां पर 80S, लेकिन दोनों में राइबोसोम होता है। यही एक चीज है जो कि दोनों में हमारा पाया जाता है। अब मामला यह है मेरे भाई, हम लोग कहेंगे मोनेरा हमारा प्रोकैरियोट्स में आता है। इसी के अंदर बैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, जो कि हमारा यहां पर साइनोबैक्टीरिया होता है। तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय, मेरे भाई प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव होता है और ये यूकैरियोट्स हमारे होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी आपका। अगला कहता है जो फंगी हमारा होता है, ये फंगी जो है यूकैरियोट्स हैं। फंगी मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि स्वपोषी होगा। मेरे भाई कभी फंगी स्वपोषी हो नहीं सकता है। फंगी कहने का मतलब हम कवक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो कवक की बात कर रहे हैं। और कवक जो हमारा होता है दूसरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करता है। इसका मतलब मेरे भाई आप सीधा समझ लीजिए ये परपोषी होता है। ये कैसा होता है? परपोषी होगा। ये कभी स्वपोषी हो नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत को ढूंढना था तो आंसर आप लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। दोनों ऑप्शन आपका ऊपर का सही था। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मेरे भाई वाष्पोत्सर्जन प्लांट की अगर बात कर रहा है तो हम सभी लोग जानते हैं, अगर वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाएं होती है, इस क्रिया से क्या क्या फायदा हो सकता है? अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, प्लांट में क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जल से घुले हुए खनिज लवण को ऊपर खींचता भी है। तो वाष्पोत्सर्जन का होना एकदम जरूरी होता है। और जब कभी भी मेरे भाई किसी सरफेस पर अगर वाष्प का उत्सर्जन होता है तो वो सरफेस आपका ठंडा हो जाता है, और उससे क्या होता है? प्लांट के अंदर का टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है? मेंटेन रहता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक पौधे को ठंडा करने में मदद करता है। जाहिर सी बात, वहां से अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो ये ठंडा करने में मदद करेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहेंगे जड़ से पत्ती तक जल और खनिज लवण के अवशोषण और ऊपर की ओर गति करने में मदद करता है। तो जाहिर सी बात है मेरे प्लांट में वाष्पोत्सर्जन अगर ऊपर में होगा तभी तो वो नीचे से जल से खुले हुए खनिज लवण को खींचेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा तो जल ऊपर नीचे से ऊपर खींचाता रहेगा। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी तो नीचे से जल का आना भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन हमारा क्या करता है? तो जड़ से पत्ती तक जल और खनिज के अवशोषण और ऊपर की ओर गति करने में उसको मदद करता है। यह स्टेटमेंट में भी मेरे भाई बिल्कुल राइट है। अगला कहता है यह मुख्य रूप से पत्तियों तक मौजूद रंध्र जो हमारे होते हैं उस रंध्र से भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन याद रखना मेरे भाई वाष्पोत्सर्जन रंध्र से भी होता है, क्योंकि इस तरीके से हम कहेंगे यहां पर हमारा तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई यही टेस्ट जो आपका चल रहा है, सेट आपका कितना 121 से लेकर के 140, आज आपका शायद 148 या 139 नंबर सेट का डिस्कशन अभी आपका चल रहा है। तो कुल मिलाकर के 40 सेट का इसमें ये टेस्ट होता है। अगर आपको ये सेट चाहिए, इसका डिस्कशन पूरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये टेस्ट आप घर में बैठ करके पूरा दीजिए, एक बार नहीं 5 बार दीजिए। जितना दीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टेस्ट को किसी भी सूरत में कंटिन्यू करते रहना है। अगला कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मेरे भाई अगर बात आप समझिएगा, अगर आपको सूर्य दिखाई देता है यहां
इसका मतलब सूरज वहां नहीं है, उस अपने पोजीशन से थोड़ा हट करके है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज और हमारे बीच में बहुत सारे वायुमंडल का परत है, और जब बहुत सारे वायुमंडल का परत है तो जब सूरज की प्रकाश चलती है तो उस प्रकाश का कितना बार अपवर्तन हो जाता है तब हमारी आंखों तक आती है। अब अगर अपवर्तन होगा तो जाहिर से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इसीलिए मेरे भाई आपको देखते तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसलिए आपको सूरज आपको डूबने से पहले नजर आता है या डूबने उगने से पहले नजर आता है। इसका कारण यही है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप सीधा कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन कारण सूरज हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट के बाद तक आपको दिखाई देता है। और मेरे भाई कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन होना। यहां प्रकाश का प्रकीर्णन कारण बोला तो बिल्कुल गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई पहला सही दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही गायब कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना, पहला सही दूसरा गलत, क्योंकि ऑप्शन से इसका हटा दिया है। यहां पर तुरंत 31 नंबर क्वेश्चन पे चला गया, इसका ऑप्शन नहीं है। अगला चलते मेरे भाई, अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। तो आपको ध्यान रखना पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी होता है। तो पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, जैसे हमारा ये प्लांट होता है, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं इसको हम लोग यहां पर कहते हैं परागन कहते हैं। और आपको पता होगा ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टिग्मा, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसको ये जो पाइप दिख रहा है इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं। और ये कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पर ओवरी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर जो हमारा होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओव्यूल के नाम से जानते हैं। और ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बीजांड कहते हैं। ओव्यूल को क्या कहते हैं, इसको बीजांड कहते हैं। ओवरी फल का निर्माण करता है। ओवरी किसका निर्माण करता है, फल का ये निर्माण करता है। ओवरी का एक ही काम होता है, ये फल का निर्माण करता है। बीजांड क्या करता है मेरे भाई, बीज का निर्माण करता है। बीजांड बीज का निर्माण करता है। ये हमारा इसके अंदर में हमारे छोटे छोटे यहां पर क्या होता है, दाना होता है, इसी को परागकण कहते हैं। छोटा छोटा जो दाना होता है, इसके अंदर दाना होता है, इसको परागकण कहते हैं। उसी को पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं, इसको परागकण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो इसको हम लोग पोलन ग्रेन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये पोलन ग्रेन्स हमारा होता है। और ये जो हमारा कोशिका होती है, जो थैली बनी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग परागकोश के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा होता है, इसको परागकोश कहते हैं। और परागकोश को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर एंथर के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई। जब भी पॉलिनेशन की क्रियाएं होती है, जब भी पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो यहां पर जो कण वगैरह होता है, ये कण उड़ करके अगर यहां पर पहुंच जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर सीधा कहेंगे, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन को हम लोग परागन के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको परागन कहते हैं। ये परागकण है, ये परागकण है, ये परागन है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये कहां आता है, तो स्टिग्मा पर आता है मेरे बेटे। स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो परागन के लिए कह रहा है कि परागकणों का अंडाशय में स्थान, अंडाशय नहीं होगा मेरे भाई, ये गलत लिखा हुआ है, अंडाशय नहीं होगा। यहां पर कहेंगे परागकण का कहां पर, वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होना। कहां पर, तुम लोग सीधा कहेंगे यहां पर वर्तिकाग्र होना चाहिए, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, यही हमारा पॉलिनेशन कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था। कह रहा कि निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक संलयन में भाग लेते हैं। तो नर और मादा युग्मक कहने का मतलब क्या, नर युग्मक कहने का मतलब मेरे भाई हम लोग कहेंगे स्पर्म की बात करते हैं। नर युग्मक स्पर्म की बात करता है। अगर मादा युग्मक की बात करता तो हम लोग ओवम की बात करते हैं, और स्पर्म और ओवम भाग लेता, चूंकि ये हमारा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की बात करता है, और वही जाकर के फर्टिलाइज करता है, यही दोनों फर्टिलाइज करता है। बाद में चलकर के स्टेटमेंट हमारा सही है। निषेचन के बाद की अगर बात करते हैं तो हमारा बीजांड फल में विकसित होता है। अच्छा, इसमें आपसे कह रहा निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। एक्चुअली में मेरे भाई यहां स्पर्म ओवम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्लांट की बात हो रही है। और प्लांट की अगर हम बात करते हैं नर और मादा युग्मक, तो नर युग्मक में हमारा क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर इसके अंदर आता है, तब जाकर के हमारा इसके अंदर हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर निषेचन की क्रियाएं होती है। निषेचन की क्रिया जो होती है इसी के अंदर हमारा यहां पर होता है, निषेचन की क्रिया हमारा होता है, तब जाकर के हम कहेंगे ओव्यूल का निर्माण हमारा होता है। तो कुल मिलाकर के ये भी सही है। अगला कह रहा है मेरे भाई कि निषेचन के बाद बीजांड फल में विकसित होता है। फल में विकसित थोड़ी होता है मेरे भाई, निषेचन के बाद बीजांड जो होता है ये हमारा बीज में, बीज का निर्माण करता है। ये फल का नहीं करता, ये बीज का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये बीज का निर्माण करता है, फल में थोड़ी डेवलप करता है। बीजांड बीज का निर्माण करता है, ओवरी फल का निर्माण करता है। यह गलत लिखा हुआ था, ये गलत है आपका। आपसे पूछा क्या गया मेरे भाई, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एक ही स्टेटमेंट हमको लग रहा है कि सही है, ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सिर्फ सही। आगे चलते हैं। अगला देखकर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस 8, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। तो आप कहेंगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही मेरे भाई, इसी ऑर्डर में याद भी रखना है, और आंसर करेंगे डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य हो सकता है भले ही उस पर बल लग रहा हो, ये कह रहा है मेरे भाई। ये सही स्टेटमेंट है कि सही है कि गलत है, आपको बताना जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य हो सकता है बोला। देखो यहां क्वेश्चन में हो सकने की बात कर रहा है, भले ही उस पर बल लग रहा हो। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। कई सिचुएशन में हमारे ऐसे होते हैं, जब बल और विस्थापन के बीच में थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, बल होगा, फिर भी हमारा कार्य जीरो हो सकता है। क्योंकि सकने की बात कर, अगर ये कहता कि होता है ये बताइए तो गलत हो जाता। यहां सकने की बात कर रहा है तो क्या बल होगा, विस्थापन होगा, और बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री हुआ तो क्या कार्य जीरो नहीं होगा, श्योर जीरो हो जाएगा। तो मेरे भाई स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अगला कहता है यदि बल और विस्थापन के बीच में कितना, ये देखो सही बोला है, इसी का तो ये एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई। कारण जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, सोचना क्या है, आगे बढ़िए। अगला कहता है मेरे में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। और जब कभी भी इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है मेरे भाई, ये क्या करती है, तो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये किसका, तो हार्मोन्स का सिक्रेशन, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसका सिक्रेशन करती है, तो ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, इस बात को ध्यान रखना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा किसका, तो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी करके बताइए। कहता है कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, कह रहा है कि अपने स्राव को नलिका और डक्ट के माध्यम से छोड़ती है। मेरे भाई ये डक्टलेस होता है, ये तो डक्टलेस होता है। इंट्रोग्राइन कैसा होता है, ये डक्टलेस होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये डक्टलेस होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये डक्टलेस होता है। हाँ, डक्टेड ग्लैंड कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन होता है, वो हमारा एक्सोक्राइन होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ये हमारा डक्टेड ग्लैंड्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें डक्ट होता है, ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। लेकिन ये क्या करता है, तो एंजाइम का सिक्रेशन करता है, वो हार्मोन का और ये एंजाइम का। इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग यहाँ पर बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई पहला स्टेटमेंट अंतःस्रावी के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड यहां पर हमारा होता है। ये हमारा डक्टलेस ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्टलेस ग्लैंड होता है, यहां पर डक्टेड ग्लैंड की बात कर रहा है। ये पहला ही गलत है आपका। पूछ क्या रहा, सही पूछ रहा है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि। मेरे भाई हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं हमारा क्या तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लार ग्रंथि की बात करते हैं, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। मेरे भाई लार की अगर बात करते हो, सैलिवरी ग्लैंड हमारा होता है, इससे सलावा निकलता है। इससे क्या निकलता है, तो कहेंगे सर इससे तो सलावा का सिक्रेशन होता है। इससे किसका, तो कहेंगे इससे सलाइवा 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 सलाइवा। इससे स्लाइवा का सिक्रेशन होता है, इससे स्लाइवा का सिक्रेशन होता है। और हम सभी लोग जानते हैं जो स्लाइवा लार होता है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है। अगर एमाइलेज एंजाइम का ये सिक्रेशन कर रहा, अगर ये एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन कर रहा, तो एंजाइम को सिक्रेशन करने वाला एंडोक्राइन नहीं हो सकता है, अंतःस्रावी नहीं हो सकता, एक्सोस्रावी होता है। तो मेरे अगर ये एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है, इसका मतलब ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये कैसी ग्रंथि है, तो इसको हम लोग यहां पर बाह्यस्रावी ग्रंथि कहेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए मेरे भाई। तो ये स्टेटमेंट गलत था, ये गलत था। सही कौन था, तो कहेंगे एक ही स्टेटमेंट सही था, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए ना, कनेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के बारे में, देखो आयनिक यौगिक की बात आ गई मेरे पास। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है, ठोस अवस्था में कभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। अगर आयनिक यौगिक की बात करते हैं, एक धातु दूसरा अधातु के बीच में हमारा बॉन्ड का यौगिक का निर्माण करता है। आयनिक यौगिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड का निर्माण करता है। आयनिक यौगिक की बात करते हैं मेरे पास, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारा हाई होता है। आयनिक यौगिक की बात करते हैं, ये जल में हमारा विलय होता है। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे आमतौर पर कठोर भी होता, भंगुर भी होता, हमारा हार्ड और ब्रिटल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारा उच्च होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड का निर्माण करता है, ये भी हमारा सही है। इसमें तो सही है मेरे भाई, ऑप्टिक्स में से डी लगा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है। अगर किसी को फीवर आ जाता है मेरे भाई, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। और इम्यून सिस्टम खराब होना इसका मतलब है कि उसके शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं
उस पर कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे सूजन आ जाता है। ब्लड सेल्स में हम कहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, और डब्ल्यूबीसी ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम जितना वीक होगा उतना ही शरीर पर बीमारी हावी होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो मेरे भाई सीधा कह सकते हो त्वचा का मामला हमारा नहीं है, प्लेटलेट्स का मामला हमारा नहीं है, रक्त कणिकाओं का मामला है और डब्ल्यूबीसी का मामला है। इस बात को आप ध्यान रखें, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है मेरे भाई, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, सब लोग जानते होंगे। और केंद्रक जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका खोज के रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को खोजने वाला रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका को खोजने वाला रॉबर्ट हुक। आगे कहते हैं मेरे भाई कोशिका सिद्धांत हमारा सेलेडन स्वान ने दिया था, स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ऑप्शन कुल मिलाकर के मेरे भाई तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 आपके करेक्ट होंगे। आगे चल रहे निम्नलिखित में से कौन सा कदम उष्माक्षेपी और उष्माशोषी की अभिक्रिया के लिए सही है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, यहां उष्मा अवशोषण करने की बात कर रहा है, टोटली गलत है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है मेरे भाई, ये गलत है कि सही आपको बताना है। श्वसन की बात कर रहा है, श्वसन की बात कर रहा है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जैव रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें उष्मा बाहर निकलता है, उससे उष्मा बाहर निकलता है। ये सही है गलत है मेरे भाई, सही है गलत है। इस क्वेश्चन की अगर आंसर करने की बात करेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है? 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन में 38 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात कर रहा है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है उष्मा शोषण ये गलत आपको दे रखा था, यहां गलत है, ये तो सही है, ये आपका सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ये आपका गलत। उष्मा शोषी में उष्मा का शोषण होता, उष्मा लेता, यहां उष्मा निकलता नहीं है। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहां शोषण की जब कभी बात करते हैं तो हमारे शोषण में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग जब शोषण की क्रिया करते हैं तो वहां पर जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है। ये कैसी अभिक्रिया होगा? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज वगैरह टूटेगा, एटीपी का निर्माण करता है, और जैव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारा उष्मा बाहर निकलती है, यहीं से उष्मा बाहर निकलती है। क्योंकि हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो एटीपी के रूप में मिलता है, और ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, इस बात को ध्यान रखना। और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो वह उष्माक्षेपी होगा, इसलिए सही स्टेटमेंट हमारा है। पहला दूसरा गलत था और तीसरा हमारा सही। आगे चलते हैं। अगला कहता है आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे कर जाते परमाणु का आकार बढ़ता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग के एलिमेंट यहां पर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, अगर हलीना का रब्सस फरियाद मेरे भाई, हलीना का रब्सस फरियाद, हलीना का रब्सस फरियाद, इस बात को आप मेरे भाई ध्यान रखना। जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इससे क्या होता है? सेल का साइज बढ़ता है। पहले सेल का साइज छोटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद हम कहेंगे सेल का साइज बढ़ता चला जाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सेल का साइज बढ़ता है मेरे भाई, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इस बात को आप ध्यान रखना। एटम का जो साइज है वो हमारा बढ़ता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है इसलिए एटम का साइज, पहले इलेक्ट्रॉन 2 होगा, फिर इलेक्ट्रॉन हमारा अगर मान लेते हैं कि 10 को हो गया तो 2 को पहली कक्षा में और 8 को हमारा दूसरी कक्षा में, तो 3 इधर, 3 6 1 7 1 8 हमारा हो गया। ऐसे करके हमारा बढ़ता है। तो हम लोग जैसे से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे रेडियस हमारा बढ़ रहा है। अगर रेडियस हमारा बढ़ेगा तो एटम का साइज हमारा बढ़ेगा। तो जब कभी भी आवर्त सारणी में अगर समूह में यानी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर आप जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कहेंगे सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। आगे कहता मेरे भाई, जब सेल जब बढ़ता है उसका साइज अगर बढ़ता है तो नए कोष से जुड़ने में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ती चली जाती है। और जब दूरी बढ़ेगी तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ऐसी परिस्थिति हम कहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा लॉजिकली अगर देखेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट दिया, कथन और कारण दोनों सही है। और कह रहा है कि कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अच्छा, दूरी बढ़ रहा है इसलिए कहते हैं साइज बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है, दूरी मतलब साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा असर्शन रीजन कहेंगे दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का दे रहा है। आगे आज का मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहा है कि अगर कोई गतिमान कार उसमें केवल गति जुड़ जाएगा, स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक छत पर रखा हुआ, छत पर रखा हुआ, जमीन से आप देख रहे हैं, जमीन से छत पर देख रहे हैं, उसमें स्थिति ऊर्जा होगा। एक वस्तु मेरे भाई स्वतंत्र रूप से अगर गिरती है तो प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाता है, और इसका कुल ऊर्जा हमेशा नियत होता है। कितनी बार आपको हम क्लासेस में करवाए हुए हैं, इसकी कुल ऊर्जा कांस्टेंट बनी रहती है। हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगा लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। यानी आज का जो डिस्कशन है यहीं पर होता है कंप्लीट। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हम लोगों ने देखा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये डेली चलता है। डेली 7 बजे आप लाइव आइए और इस समय तक 40 क्वेश्चन करके जाइए। तैयारी कैसे होता है आप खाली देखते रहिए, बस आपको मेरे साथ चलना है और पूरी तरीके से दम भर के मेहनत कीजिए, रिजल्ट 100% श्योर होगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को अभी से हम कह देना चाहते हैं, आप तैयार रहिए पूरी तरीके से, और जिस रिदम में हम आपको लेकर चलते हैं इसी रिदम में आपको चलना। जो जो कहेंगे करने के लिए काम करना पड़ेगा, और पूरी तरीके से दम लगा दीजिए इस बार,
और आपको रैंकर्स बन के आ रहा है, अच्छे नंबर लेकर के आने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस को यहीं रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।